फिलॉसफी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोसाइटी, पॉलिटी, इन सभी के बारे में एक महत्वपूर्ण विचार और एक आधार स्तंभ दिया सोचने का प्लेटो ने। मैं दीपक कुमार शर्मा आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्लेटो की फिलॉसफी। प्लेटो ने जन सामान्य को और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी को बहुत अलग-अलग चीज़ों पे सोचने के लिए मजबूर किया, उनको एक दर्शन दिया, एक डायरेक्शन दिया, जो कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारे रूपकों, एलिगोरी से आता है। इनमें से एक एलिगोरी है, एलिगोरी ऑफ केव। केव यानी कि एक गुफा। हम सभी कुछ इस प्रकार से हैं जैसे कि गुफा में बंद हैं और हमारे सामने जो रियलिटी है वही हमें दिख रही है। इस बात को दर्शाने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ 3-4 स्लेव थे जो कि एक गुफा में जिन्हें बंद किया गया। उनके पीछे एक प्रकाश स्तंभ था जो कि जिस लाइट से के सामने जो भी चीज़ लेकर के आओ, वो शैडो सामने वाली दीवार पे दिखती थी। इन सभी स्लेव्स को लगता था, इन सभी दासों को लगता था, यही रियलिटी है जो कि दीवार पे दिख रही है, क्योंकि इन्होंने इसके अलावा कुछ देखा नहीं था। फिर एक दिन इनमें से एक स्लेव को, एक दास को आज़ाद किया। जैसे ही उसको वहाँ से उठा कर के और उसने देखा कि पीछे जो लाइट जल रही है, पीछे जो मशाल है, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी रियलिटी, उसकी शैडो बन रही है हमारे सामने। और ये देख कर के उसे लगा, अच्छा ये शैडो रियल नहीं थी, बल्कि ये ऑब्जेक्ट रियल है। और उसने कहा, ओह! रियलिटी तो कुछ और ही है। फिर वहाँ से उसे बाहर, केव में बाहर जाने के लिए फ़ोर्स किया गया। और जब वो बाहर की दुनिया में गया, तो उसने उड़ते हुए पक्षी देखे, जिन पक्षियों की पहले सिर्फ़ उसे शैडो दिख रही थी। उसने घोड़े देखे, उसने जीव-जंतु और पेड़-पौधे देखे और उसने कहा, रियल वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा है। शुरुआत में उसकी आँखें बिल्कुल चौंधिया गईं क्योंकि सूर्य का प्रकाश आ रहा था, लेकिन बाद में जाकर के उसको ये सारी समझ बनने लगी। फिर जब वो वापस आया, वापस आकर के उसने उन बचे हुए दासों को जो कि वहाँ पे अभी बंद ही थे केव में, उनको ये समझाने की कोशिश की। दासों ने उसको उसका विरोध भी किया और उन्हें आज़ाद होने के लिए जब उसने समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने रेज़िस्ट भी किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी उसी रियलिटी में मस्त थे। ऐसा ही तो होता है ना हमारे साथ में कि हम जिस रियलिटी में होते हैं हम उसी रियलिटी को समझते हैं। कोई हमें कुछ समझाने की कोशिश करे, उससे बाहर ला करके कुछ रियल दिखाने की कोशिश करे, तो हम उसको सही मानते ही नहीं। ये कुछ ऐसा ही है कि कुछ लोगों को जंजीर पहना दी गई और वो जंजीर पहना करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। वो अपनी जंजीरों को पॉलिश करते थे, चमकाते थे, सुंदर रखते थे। कुछ ऐसे ही जो जैसे कि हम अपने घर में ज़ेवरातों को सँभालते हैं, सजाते हैं। हमारी चूड़ियाँ क्या हैं? हमारी वो जंजीरें ही तो हैं। फिर जब एक व्यक्ति उसमें से आज़ाद हो गया और उसने देखा बंधन मुक्त समाज बहुत ही मज़ेदार है, तो उसने आकर के उन्हें आज़ाद करवाना चालू किया और उन सभी ने उन चूड़ियों से, उन उन कंगनों से, उन बंधनों से ही मार-मार के उसकी जान ले ली। प्लेटो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जब किसी चीज़ की नॉलेज पाएँगे, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे शेयर करें उन सब से जो इग्नोरेंट हैं। उनको भी आप आज़ाद करें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको रेज़िस्टेंस झेलना पड़ेगा। वो आज़ाद नहीं होना चाहते क्योंकि वो अपनी उसी ऑब्जेक्टिव वो जो ऑब्जेक्ट से बनी हुई जो अपने सामने जो एक मटेरियलिस्टिक रियलिटी है, वो जो एक सिर्फ़ प्रतिबिंब है, उसी में वो आज़ाद महसूस करते हैं, शायद उसी को वो नॉलेज समझते हैं। बट ट्रू रियलिटी सभी के लिए है, इसलिए आपकी ये ड्यूटी है कि अगर रेजिस्टेंस भी हो रहा है, तो भी आप शेयर करें। उन्होंने कहा कि जो रियलिटी है, वो रियलिटी एक ट्रू नॉलेज है क्या? तो जो दुनिया में जो दिख रहा है, वो वास्तविक रियलिटी नहीं है। वास्तविक रियलिटी कहीं आपके दिमाग में है। ऑब्वियसली अपने गुरु सोक्रेट से उन्होंने सीखा था कि अपने अंदर ही वास्तविकता है। इसी से उनकी आइडियल फॉर्म ऑफ नॉलेज आती है, आइडियलिज्म आता है और इसीलिए आइडियलिज्म का बेस रखने वाले दुनिया में ये ग्रीक फिलॉसफर थे, प्लेटो। तो उन्होंने कहा कि एक वो नॉलेज है जो आपको दिख रही है, लेकिन उससे बियॉन्ड है वो नॉलेज जो कि आपके अंदर है। आपने
अपने जीवन में अलग-अलग प्रकार के घोड़े देखे, पर वो 7 घोड़े जो कि आपने देखे, वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि दिमाग में एक 8वाँ ही घोड़े का चित्र बनता है, यही रियलिटी है। तो प्लेटो ने एक और एलिगरी का इस्तेमाल किया। इस एलिगरी को नाम दिया उन्होंने चैरियट। यहाँ पे उन्होंने 2 घोड़ों से खींचे जाने वाले एक रथ का ज़िक्र किया। इस पे एक रथ सवार है। ये रथ सवार रैशनैलिटी को दर्शाता है। प्लेटो वो पहले थिंकर थे जिन्होंने कि प्रॉपर वे में सोल को समझा। उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा यानी कि सोल 3 पार्ट्स में बटी हुई है। इसमें एक ऐसी सोल है जो कि आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छाओं के द्वारा खींची जाती है, तो वो एक घोड़े से प्रदर्शित किया। और दूसरा है जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी नीड्स हैं, उनसे। तो यहाँ पे स्पिरिट और डिज़ायर जो आपके लिए एक एपेटाइट और स्पिरिट क्रिएट करती हैं, इन दोनों के द्वारा आप खींचे जा रहे हो। यहाँ पे ज़रूरत है जो रथ को चलाने वाला रथ सवार है, उसके रैशनैलिटी की, उसके तर्क की। यही तर्क है जो आपको कंट्रोल करता है, इस घोड़े को, इस चैरियट को कंट्रोल करता है। हालाँकि एक बहुत ही मज़ेदार थॉट दिया प्लेटो ने। इंडियन फिलॉसफी इससे कहीं वे बियॉन्ड जाती है। जहाँ पे कि इंडिया में भी एक चैरियट की एलिगरी है। भगवत गीता पढ़िए आप, आपको वो चैरियट दिखेगा, आपको वो रथ दिखेगा, जिस रथ पे कृष्ण उसे चला रहे हैं। तो कृष्ण क्या प्रदर्शित करते हैं? वो इंटेलेक्चुअलिटी, वो ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। और जो वो कंट्रोल कर रहे हैं घोड़ों को, जिसमें कि एक घोड़ा सेंस को यानी कि हमारे अंदर की इंद्रियों को, एक अन्य हमारी डिज़ायर्स को प्रदर्शित कर रहा है और वो किसी एक पाथ पे चल रहा है। फिर एक अर्जुन भी है जो डायलेमा में है, जो परेशान है, जो सोसाइटी को सोच रहा है, वो भी हमारी एक सोल का हिस्सा है। बट ये पूरा चैरियट हमारी बॉडी को रिज़ेम्बल करता है। तो वो एक ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट प्लेटो ने जिस रूप में समझा, तो उन्होंने रैशनैलिटी, एपेटाइट और डिज़ायर्स को लेकर के, जो कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, उन्होंने एक स्पिरिटेड हॉर्स को लेकर के उन्होंने समझने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि यही रैशनैलिटी, यही तर्क है जो कि आपको सही डायरेक्शन में ले जा सकता है, बशर्ते कि आपके घोड़े आपके कंट्रोल में होने चाहिए। और इसी द्वारा उसने समझाने की कोशिश की, नॉलेज आपकी इन्नेट होती है। इसको समझाते-समझाते वो ये बताते हैं कि एक समाज जो होता है, उस समाज के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वो है जो कि क्रमिक है, जो कि श्रमिक है। 3 स याद रखिएगा, श्रमिक और दूसरा सैनिक और तीसरा संरक्षक। तो सबसे नीचे वो श्रमिक है जो कुछ बना रहा है। वो किसान के रूप में भी हो सकता है, मज़दूर के रूप में भी हो सकता है और निर्माता के रूप में भी हो सकता है। उसके ऊपर वो सैनिक है जो कि लड़ाई करता है, जो तैयारी करता है, जो प्रोटेक्ट करता है। और सबसे ऊपर है एक संरक्षक जो दिशा दिखाता है, गार्जियन जो आपको आगे फॉलो करने की तरफ लेकर के जाता है। और इस तरीके से सभी अपने अंदर एक इन्नेट नॉलेज लेकर के पैदा हुए हैं, तो जो मज़दूर बनने के लिए है, उसको मज़दूर के लिए ट्रेंड करना राज्य की राज्य की ड्यूटी है। और जो सैनिक के लिए होने के लिए बना है, उसको सैनिक होने के लिए ट्रेंड करना, ये भी राज्य की ज़रूरी है। और जो संरक्षक होने के लिए है, उसको संरक्षक के रूप में ट्रेंड करना। इसको समझाने के लिए अपनी जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसके अंदर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी समझाया, जिसमें वो बताते हैं कि एक टीचर का मूल उद्देश्य होना चाहिए अपने स्टूडेंट को सही रूप में पढ़ाना। लिबरल आर्ट एजुकेशन किसको दी जानी चाहिए? उसको जो राजा बनना चाहता है। अब राजा बनेगा कौन? इसको समझाने के लिए उन्होंने रिपब्लिक में ये समझाने का प्रयास किया मिथ ऑफ एयर से, जहाँ पे वो बताते हैं इस लाइफ के बाद क्या होगा? ये जो लाइफ है, जो हम यहाँ जी रहे हैं, इसके बाद में रीइन्कार्नेशन। एक सोल्जर है जिसका नाम है एयर, वो मर जाता है और वो स्वर्ग चला जाता है। स्वर्ग चला जाता है, 12वें दिन उसका रीइन्कार्नेशन होता है यानी पुनर्जन्म होता है। जब वो पुनर्जन्म होता है, तो वो आकर के अपना ज्ञान बताता है। कहता है, "भई देखो आपके पास में ना आपके पास एक सोल है, यानी आत्मा जिसका कॉन्सेप्ट प्लेटो से होके आ रहा है।" उसने कहा, "इस इस आत्मा के 2 रूप हो सकते हैं। वो 2 रूप क्या हैं?
एक ये हो सकता है ये अच्छा काम कर सकता है और ये बुरा काम कर सकता है। यहाँ पे फ्री विल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेटो कि सोल आपके पास है, आपके सोल के पास चॉइस है। आप कौन-सा रास्ता चूज़ करेंगे? इफ यू विल डू गुड, यू विल गो टू हेवन। इफ यू विल डू बैड, यू विल गो टू हेल। और ये जो स्वर्ग और नर्क का जो थॉट है, इसको प्लेटो बहुत ही ब्यूटीफुली बताते हैं कि जो अच्छे काम करेगा, जो एथिक्स पे चलेगा, जो मोरालिटी पे चलेगा, जो रैशनैलिटी पे चलेगा, वो एक ट्रू, एक नेचुरल, एक बेहतर कंस्ट्रक्टिव फिलॉसफी ऑफ लाइफ की तरफ चलेगा। और जो इस तरीके का जीवन जिएगा, वो फिलॉसफर्स लाइफ होगी। ये जो फिलॉसफर होता है, इसका काम सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी तैयार करने के लिए होता है। यहीं पे वो गार्जियन का जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी के 3 हिस्सों में, जो संरक्षक है, श्रमिक, सैनिक और ऊपर संरक्षक, उस संरक्षक को वो एक फिलॉसफर किंग के रूप में देखते हैं कि ये फिलॉसफर ही है जो क्योंकि खुद को गाइड कर रहा है बहुत समय से, तो ये अब दूसरों को भी गाइड कर सकता है और उनका भी संरक्षण कर सकता है। ऐसी स्थिति में इस फिलॉसफर को टीचर्स द्वारा ट्रेंड किया जाना चाहिए लिबरल आर्ट्स में, पेंटिंग में और क्रिएटिविटी में। और इस तरीके से ये जो फिलॉसफर है, यही फिलॉसफर किंग के रूप में बेहतर होगा क्योंकि ये बहुत अच्छे आइडियल्स पे चल रहा है, इसकी जो इननेट नॉलेज है वो इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रही है, तो ये सही मार्गदर्शन कर सकता है लोगों का। और इस तरीके से राज्य की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सभी को शिक्षित करे। मिथ ऑफ एयर के द्वारा ये समझाने की कोशिश है कि आप अच्छा काम करेंगे तो अल्टीमेटली आउटकम भी अच्छा होगा। आपको रीइंकार्नेशन में चॉइस होगी और आप अगर बुरा काम करेंगे तो फिर आपका अंत भी बुरा होगा। तो इस पूरे मिथ ऑफ एयर से समझाने की कोशिश करते हैं हर किसी को दैट यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ फ्री विल। आपकी सोल पहले से निर्धारित नहीं है, आपको चूज़ करने का अधिकार है व्हाट यू वांट। तो बिकम व्हाट यू वांट जो आइडिया है नीचा का, वो कहीं न कहीं उस प्लेटो के मिथ ऑफ एयर को दर्शाता हुआ दिखता है। तो इनका एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि आप ये चूज़ कैसे करेंगे व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। टीचर्स को ये समझाना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को दैट वेयर टू गो, हाउ टू गो, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं? आप जो करना चाहिए वो क्यों करना चाहिए? इस तरीके से आप अपनी फ्री विल को सही चॉइस की तरफ ले जा सकते हैं। और यहाँ पे आपकी रैशनैलिटी ऑफ सोल आपकी हेल्प करेगी। इन सब के लिए ज़रूरत पड़ेगी टीचिंग की और ट्रेनिंग की। ये ज़िम्मेदारी राज्य की हो। प्लेटो हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है, वो सब हमारे सीखने के मार्गदर्शन के तरीके हैं। तो आज की डेट में हम अगर ये कहते हैं कि स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें करिकुलम क्या होगा? वही सोसाइटी से उठ कर के करिकुलम आएगा। और वही व्हाय क्यों पढ़ना है मुझे? कैसे पढ़ना है मुझे? और डिस्कशन और डिबेट को मध्यता में रखिए क्योंकि डायलेक्टिसिज्म है। बहुत महत्वपूर्ण है डायलॉग का इम्पोर्टेंस है, जो उन्होंने सोक्रेट से सीखा था। इस डायलॉग मेथड के द्वारा आपको ये चूज़ करना है कि आपको करिकुलम में क्या रखना है। हर किसी के इंटरेस्ट को देखना है, लर्निंग स्टाइल को देखना है और ये लर्निंग स्टाइल कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपकी नॉलेज इननेट है, तो हर किसी के अंदर अपना इंटरेस्ट, अपनी वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, जिसको कि हम ट्रेंड करके उसको बेहतर डायरेक्शन में लगा सकते हैं। सभी थॉट्स ऐसे नहीं हो सकते जिसको कि स्ट्रेट जैकेटेड एक खांचे में फिट किया जा सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कि प्लेटो को भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, चाहे उनके मिथ ऑफ एयर के लिए या फिर उनके सोसाइटी के बहुत ही रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बट ये बहुत ही कमाल का एक थॉट है जो आज से कुछ 2000 साल पहले दिया गया, जिसको कि मैं कंक्लूड करूंगा यहाँ पे। रियलिटी इज क्रिएटेड बाय द माइंड, वी कैन चेंज अवर रियलिटी बाय चेंजिंग आवर माइंड। अगर हमने अपने दिमाग को, अपने दिमाग के सोचने के तरीके को, तर्क के तरीके को अगर थोड़ा सा परिवर्तित कर लिया तो दुनिया परिवर्तित हो जाएगी। बिकॉज दुनिया कुछ भी नहीं, दुनिया वो तो है ही नहीं जो हमारे सामने है।
बल्कि वो है जैसे हम उसे देखना चाहते हैं। तो जो अपने आसपास की रियलिटी दिख रही है, वो रियलिटी है नहीं, क्योंकि उसमें नॉलेज हो तो सकती है, बट उस आइडियलिस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी, उस हायर फॉर्म ऑफ रियलिटी तक जाने के लिए आपको अपने वर्च्यू ऑफ लाइफ को ढूंढना पड़ेगा। आपको अपने आप को खुद को ढूंढना पड़ेगा और कुछ बेहतर करके, कुछ बेहतर हो करके ही आप कुछ बेहतर सीख करके बेहतर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट इज प्लेटो।